तो पहले पार्ट में हमने पढ़ा था मौलिक अधिकारों की सामान्य जानकारी और समानता का मौलिक अधिकार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना दूसरा मौलिक अधिकार जो है स्वतंत्रता का अधिकार। तो बात करते हैं, देखो कि स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 जो है वहाँ तक उल्लेख है कौन से अधिकार का? स्वतंत्रता के अधिकार का। सबसे पहले बात करते हैं हम अनुच्छेद 19। अनुच्छेद जो 19 है उसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख कर रखा है। कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख कर रखा है? 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख कर रखा है। अब अगर बात करते हैं अनुच्छेद 19(1) और 1 में पहली जो स्वतंत्रता आती है वो आती है विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो इस स्वतंत्रता की हम बात करें तो देखो इसमें 2 शब्द हैं, एक तो विचार, दूसरा अभिव्यक्ति। तो विचार अभिव्यक्ति से तात्पर्य होता है कि व्यक्ति अपने विचारों को क्या कर सके? अभिव्यक्त कर सके, कह सके। तो वो स्वतंत्रता कैसे हो गई? विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। जैसे अगर कोई व्यक्ति भाषण दे रहा है तो अपने विचारों को क्या कर रहा है? अभिव्यक्त कर रहा है। अगर कोई कवि जो है वो कविता लिख रहा है तो वो भी अपने विचारों को क्या कर रहा है? व्यक्त कर रहा है। अखबार में जो लेख लिखे जाते हैं तो वो भी विचार अभिव्यक्ति की क्या है? स्वतंत्रता है। इसको हम प्रेस की स्वतंत्रता भी कहते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि व्यक्ति जो है वो अपने विचारों को आज़ादी से, स्वतंत्रता से अभिव्यक्त कर सकता है, कह सकता है। लेकिन इन पर रोक लगाई हुई है कि आपके कोई भी विचार जो हैं वो विचार ऐसे नहीं होने चाहिए जो देश की एकता को क्या पहुंचाएं? नुकसान पहुंचाएं। स्वतंत्रता की बात करें तो स्वतंत्रता पर रोक लगी हुई है। किन किन आधारों पर रोक लगी हुई है? जैसे न्यायालय की क्या करते हो? अवमानना। तो न्यायालय की अवमानना के कारण आपके विचारों पर क्या लग सकती है? रोक लग सकती है। आपके विचारों पर प्रतिबंध लग सकता है। देश की एकता की बात करें कि देश की एकता और अखंडता, इसके लिए भी आपको विचार अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता उस पर क्या लग सकती है? रोक लग सकती है। राज्य की सुरक्षा की बात करें तो राज्य की जो सुरक्षा है उसको स्थापित रखने के लिए भी आपके विचारों को रोका जा सकता है। शिष्टाचार और सदाचार, इन सभी के आधार पर हमारे जो विचार अभिव्यक्त करने की जो स्वतंत्रता उन पर क्या लगाई जा सकती है? रोक लगाई जा सकती है। तो अनुच्छेद 19 के 1 के क में हमने पढ़ा विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अगर हम ख की बात करें तो इसमें जो स्वतंत्रता आती है वो आती है अस्त्र और शस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। इसमें देखो अस्त्र शस्त्र का मतलब हो गया हथियार, कि हथियार को लेकर के किसी प्रकार का कोई सम्मेलन आयोजित नहीं किया जा सकता है। सम्मेलन जो होगा वो हथियार रहित होगा
और दूसरा कैसा होगा, शांतिपूर्ण होगा। तो ऐसा सम्मेलन आप आसानी से बुला सकते हैं, उस पर राज्य किसी प्रकार का क्या नहीं लगाएगा, रोक नहीं लगाएगा। लेकिन अगर आपने हथियार सहित कोई सम्मेलन बुलाया है तो राज्य उसकी अनुमति नहीं देगा, आप पर रोक लगाई जा सकती है। तो सार्वजनिक सुरक्षा को ध्यान में रख करके आपके जो सम्मेलन, शांतिपूर्ण जो सम्मेलन है, उस पर भी कई बार क्या लगाई जा सकती है, रोक लगाई जा सकती है। फिर बात करें ग, तो ग में आता है संगठन, संघ, समुदाय, बनाने की स्वतंत्रता। अब इसमें देखो, आप किसी संगठन का निर्माण कर सकते हो, किसी संघ का निर्माण कर सकते हो, या कोई समुदाय बना सकते हो। इसके लिए आप क्या हो, स्वतंत्र हो। ठीक है, जैसे व्यापारी, आपने बनाया संघ, आपने बनाया किसान संगठन, लेकिन आप बनाते हो आतंकवादी संगठन, तो ऐसे जो संगठन है ये बनाने की आपको क्या नहीं है, आज़ादी नहीं है। फिर घ की बात करें तो घ में आता है भ्रमण करने की स्वतंत्रता, भ्रमण करने की स्वतंत्रता। तो भ्रमण करने की जो स्वतंत्रता है, इसका मतलब है कि संपूर्ण देश में आप आसानी से घूम सकते हो, आपको घूमने से कोई भी नहीं रोकेगा। लेकिन ये ज़रूरी है कि अगर आपके भ्रमण करने से, आपके घूमने से अगर वहाँ की शांति व्यवस्था खराब होती है तो आपकी स्वतंत्रता पर क्या लगाई जा सकती है, रोक लगाई जा सकती है। अगली जो अपनी स्वतंत्रता है वो स्थायी रूप से निवास करने की स्वतंत्रता। तो स्थायी रूप से निवास करने की जो स्वतंत्रता है उसमें हम बात करें तो संपूर्ण देश में, तो वर्तमान की बात करें तो संपूर्ण देश जो है उस देश के किसी भी हिस्से में आप वहाँ के स्थायी नागरिक के रूप में रह सकते हो। तो संपूर्ण देश में आप जमीन खरीद सकते हो, वहाँ पर स्थायी रूप से रह सकते हो। फिर जो चय था ना, वो चय वर्तमान में क्या है, खाली है। इस चय में जो स्वतंत्रता आती थी वो आती थी संपत्ति की स्वतंत्रता। कौन सी स्वतंत्रता आती थी, संपत्ति की स्वतंत्रता। और संपत्ति की जो स्वतंत्रता है उसको 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1979 में हटा दिया गया। तो ऐसा होने से ये तो वर्तमान में क्या हो गया, खाली हो गया। तो चय के बाद में आएगा छः। इसमें जो स्वतंत्रता आती है वो आती है वृत्ति एवं व्यापार करने की स्वतंत्रता, वृत्ति एवं व्यापार करने की स्वतंत्रता। वृत्ति और व्यापार करने की जो स्वतंत्रता है उसमें हम अगर बात करें तो देखो, आप किसी भी पैसा या व्यापार को कर सकते हो, लेकिन आप ऐसा कोई भी पैसा, ऐसा कोई भी व्यापार नहीं अपना सकते हो जिस पर राज्य ने क्या लगा रखी है, रोक लगा रखी है। कहने का मतलब कि वे सभी चीज़ें जो नैतिक नहीं हैं उन चीज़ों पर, जैसे आप जो भी जंगल के जो पशु हैं उनका शिकार कर रहे हो और उनकी चीज़ें बेच रहे हो, तो वो भी एक प्रकार से व्यापार हो गया।
नशीली जो खतरनाक चीज़ें हैं उनका आप व्यापार कर रहे हो तो वो भी एक प्रकार से क्या हो गया, व्यापार हो गया। तो जो अनैतिक है ऐसा व्यापार आप नहीं कर सकते हो। बाकी आप किसी भी व्यवसाय को शुरू कर सकते हो, उस पर किसी प्रकार की क्या नहीं लगाई गई है, रोक नहीं लगाई गई है। तो ये जो 6 प्रकार की स्वतंत्रता हैं वो संविधान का अनुच्छेद जो 19 है 19 के 1 में है। अब हम अपना अगला अनुच्छेद पढ़ रहे हैं जो है अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 अनुच्छेद 20 जो है वो कहता है अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति जो है उसने कोई अपराध किया है, उसका दोष क्या नहीं हो जाए, सिद्ध नहीं हो जाए, उसके संबंध में कुछ संरक्षण का प्रावधान किया गया है। क्या कहा गया इसमें, एक व्यक्ति को तब तक अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता जब तक कि वह अब कौन कौन से कार्य हैं जिनसे एक व्यक्ति को क्या घोषित किया जा सकता है, अपराधी घोषित किया जा सकता है। जैसे इसमें क या 1 नंबर जो है वो ये बताता है कि उसने क्या नहीं किया हो, प्रचलित जो कानून है का उल्लंघन नहीं किया हो। कि एक व्यक्ति को अपराधी तब घोषित किया जाएगा जब उस समय में जो भी प्रचलित कानून है उस कानून का उसने क्या किया हो, उल्लंघन, तभी उसका जो अपराध है वो क्या हो जाएगा, उसका दोष है वो क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। तो अगर उसने किसी कानून को नहीं तोड़ा है, उसने कोई ऐसा कार्य किया है जो कानून की नज़र में अगर अपराध है तो उसको सज़ा मिलेगी, अन्यथा उसे सज़ा नहीं मिलेगी। ये है नंबर 1 जो है प्रचलित कानून का क्या नहीं किया हो, उल्लंघन नहीं किया हो। दूसरा है कि अपराध, तो एक अपराध के लिए, तो ख की बात करें तो एक अपराध के लिए, तो एक अपराध के लिए एक बार से ज़्यादा क्या नहीं मिलनी चाहिए, सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। तो एक अपराध के लिए एक बार ही क्या मिले, सज़ा मिले। इसका मतलब ये हो गया कि अगर एक व्यक्ति है जिसने 5 व्यक्तियों का मर्डर किया तो ऐसा थोड़े उसकी उसे 5 बार क्या फांसी की सज़ा मिलेगी। तो अपराध अगर एक है तो उसको सज़ा भी एक बार मिलेगी कि एक बार एक व्यक्ति ने चोरी की तो उसे बार बार थोड़े चोरी के बारे में क्या दी जाएगी, सज़ा दी जाएगी। तो एक अपराध के लिए एक बार ही क्या दी जाएगी, सज़ा दी जाएगी। गए की अगर बात करें तो निर्धारित जो सज़ा है से ज़्यादा क्या नहीं दी जाएगी, सज़ा। तो निर्धारित जो सज़ा उससे ज़्यादा क्या नहीं दी जाएगी, सज़ा भी नहीं दी जाएगी। जैसे हम बात करें कि अगर कोई व्यक्ति 420 का काम करता है तो उसके लिए जो निर्धारित सज़ा है वो क्या है, 1 साल की जेल है।
तो ऐसा थोड़े कि उस 1 साल की सज़ा के स्थान पर हम उसे 10 साल की क्या दें, सज़ा दें। तो अनुच्छेद 20 जो है वो अपराध का जो दोष है वो जब तक सिद्ध नहीं हो जाता है उसके लिए कुछ प्रावधान करना है, कुछ सुरक्षा प्रदान कर रहा है। अगला अपना अनुच्छेद 21 जो कहता है जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता। तो जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता से अभिप्राय है कि एक व्यक्ति जो है वो अपने जीवन को व्यतीत करने में क्या है, स्वतंत्र है। तो हर परिस्थिति में व्यक्ति अपना जीवन जो है वो सुरक्षित रख सकता है। जीवन को नष्ट करने की आज़ादी भारतीय संविधान में प्रदान नहीं करता। जैसे आप सुनते हो आत्महत्या, तो भारतीय संविधान हमें आत्महत्या करने का अधिकार नहीं देता है। तो हर परिस्थिति में, जीवन की हर परिस्थिति में हम अपने जीवन को हर प्रकार से सुरक्षित रखें तो भारतीय संविधान ये हमें स्वतंत्रता प्रदान करता है। अब देखो, आपका जीवन जो आपसे छीना जा सकता है, कब? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर। विधि द्वारा कौन सी प्रक्रिया? स्थापित प्रक्रिया। तो ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है वो हमने कौन से देश से अपनाई है? जापान से। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर बाकी अन्य किसी भी परिस्थिति में आपका जो जीवन है या आपकी जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसको सीमित नहीं किया जा सकता, उस पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कौन सी है? कि एक व्यक्ति है जिसने दूसरे व्यक्ति की हत्या कर दी तो उस पर आईपीसी की धारा कौन सी लगेगी? धारा 302, और उसके लिए उसे उम्र कैद या फांसी की सज़ा दी जा सकती है। तो ये तो कानून का एक प्रावधान है कि कानून बना हुआ है वो आपको नहीं तोड़ना है। तो अगर आपने विधि को तोड़ा है तो उसकी जो प्रक्रिया, उसके माध्यम से आपको जो प्रावधान है उसका सज़ा का, अगर वो दिया जा रहा है, ठीक है, तो वह आपको प्राप्त करना ही होगा, उससे आप नहीं बच सकते हो। तो इस प्रक्रिया को छोड़कर बाकी अन्य किसी भी परिस्थिति में आपको आपके जीवन से, आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से अलग नहीं किया जा सकता है। इसमें जैसे संविधान में संशोधन किया कौन सा? 44वां, और वो आता 1979 में। इसके माध्यम से आपातकाल में भी इमरजेंसी में भी आपका जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो क्या नहीं होगा? सीमित नहीं होगा, उस पर रोक नहीं लगेगी। तो आपातकाल में कौन कौन से मौलिक अधिकार जो हैं वो आपको प्राप्त होंगे? तो अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21, ये दो जो अनुच्छेद हैं, दो जो मौलिक अधिकार में जो प्रावधान है वो आपको आपातकाल में भी क्या होंगे? प्राप्त होंगे। तो अनुच्छेद पढ़ा हमने 21। वर्तमान समय में अनुच्छेद 21 जो है उसका क्षेत्र लगातार क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जीवन के लिए जो भी आवश्यक दशाएं हैं अगर वो व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो रही है तो न्यायालय में शरण ले रहा है। जैसे अगर शुद्ध हवा नहीं मिल रही है तो भी जीवन खतरे में पड़ रहा है, शुद्ध जल नहीं मिल रहा है, भोजन नहीं मिल रहा है, रहने के लिए मकान नहीं मिल रहा है, तो ये सभी जो चीज़ें हैं वो इसी में आ रही हैं, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 21। फिर हम बात करें अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 ये कहता है बंदीकरण में संरक्षण या गिरफ्तारी से बचाव। इसमें अगर बात करें तो मुख्य रूप से देखो 2-3 प्रावधान आते हैं। नंबर 1 की बात करें कि अगर आपको क्या बनाया जाएगा? बंदी बनाया जाएगा। एक व्यक्ति है, ठीक है, पुलिस आती है उसे अरेस्ट करती है तो उसे अपना कारण जानने का क्या होगा? अधिकार, कि आखिर उसका क्या जुर्म क्या है, उसे बंदी क्यों बनाया जा रहा है। तो एक तो व्यक्ति को बंदी बनाते समय कारण जानने का क्या है? अधिकार है। 2 की हम बात करें कि जब किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो उसे अपने बचाव के लिए क्या करने का अधिकार है? कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार है।
या जिसे हम दूसरे शब्दों में बोलें तो वकील। तो स्वतंत्रता पूर्वक एक व्यक्ति अपने बचाव के लिए अच्छे वकील को कर सकता है, तो ये भी इसी में आता है। तीसरे की हम बात करें कि किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाएगा तो उसे 24 घंटे में निकटवर्ती जो न्यायालय है उस निकटवर्ती न्यायालय में क्या किया जाएगा, पेश किया जाएगा। तो ये 3 प्रावधान के इसमें अनुच्छेद 22 में। एक तो किसी व्यक्ति को बंदी बनाया जाता है तो क्या बताया जाएगा, उसे कारण बताया जाएगा कि आपने ये अपराध किया जिसके कारण हम आपको क्या बना रहे हैं, बंदी बना रहे हैं। और दूसरा जो है, उसे बंदी बनने के बाद में अपने बचाव के लिए कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार होगा, कि स्वतंत्रता होगी। या फिर दूसरे शब्दों में बोलें तो वो अपना इच्छा का जो वकील है वो कर सकता है जो उसे उस अपराध से बचा सके। और तीसरा जो है वो है कि 24 घंटे में उसे निकटवर्ती जो न्यायालय है, कोर्ट है, उसमें क्या किया जाएगा, पेश किया जाएगा। अब इसमें कुछ रोक लगी हुई है कि ये जो तीनों चीज़ें हैं कि कारण बताया जाएगा, उसको बचाव का भी अधिकार होगा और 24 घंटे में उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा। तो अनुच्छेद 22 का लाभ किसे नहीं मिलेगा, तो उस पर रोक लगाई गई है। और वो कौन सी रोक है, तो कोई भी व्यक्ति जो है अगर वो कैसा होगा, शत्रु देश का क्या होगा, नागरिक। कि अगर शत्रु देश का कोई व्यक्ति क्या है, नागरिक है, तो उस व्यक्ति को किसका लाभ नहीं मिलेगा, उस व्यक्ति को अनुच्छेद 22 का क्या नहीं मिलेगा, लाभ नहीं मिलेगा। इसके साथ में निवारक नज़रबंदी। तो निवारक नज़रबंदी जो कानून है उसके तहत अगर किसी व्यक्ति को क्या किया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को भी अनुच्छेद 22 का लाभ नहीं मिलेगा। तो शत्रु देश का कोई भी व्यक्ति नागरिक है तो उसे भी अनुच्छेद 22 का लाभ नहीं मिलेगा। निवारक नज़रबंदी जो कानून है देश की सुरक्षा के लिए, उन कानूनों के अनुसार अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो उस व्यक्ति को भी अनुच्छेद 22 का लाभ नहीं मिलेगा। अब निवारक नज़रबंदी की हम बात करें कि आखिर निवारक नज़रबंदी क्या है, तो निवारक नज़रबंदी, तो निवारक नज़रबंदी का मतलब ये है कि व्यक्ति को क्या प्रदान करनी नहीं है, कहते निवारक नज़रबंदी में व्यक्ति को क्या देना नहीं है, सजा देना। सजा देना इसका कोई उद्देश्य नहीं है। तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें अपराध को होने से रोकना होता है। कि अपराध होने वाला है, आपको आशंका है कि अगर इस व्यक्ति को अरेस्ट नहीं किया जाएगा तो ये अपराध करेगा, अपराध को बढ़ावा देगा। तो निवारक नज़रबंदी की हम बात कर रहे थे, इसमें कुछ कानून बने जो अपने कोर्स की हम बात करते हैं। तो एक कानून आता है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, तो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जो है वो 1980 में आया। इसमें क्या है कि अगर कोई व्यक्ति है वो जाति के आधार पर या संप्रदाय के आधार पर देश को तोड़ने का प्रयास करता है तो ऐसे व्यक्ति को इस कानून के तहत क्या किया जा सकता है, गिरफ्तार किया जा सकता है, ताकि देश क्या रहे, सुरक्षित रहे। तो देश को सुरक्षा देने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून आया। अब 1984 में इसको और ज़्यादा क्या बना दिया गया, कठोर बना दिया गया। इसमें पहला प्रावधान ये किया गया कि अगर कोई व्यक्ति है जिसको आपने निवारक नज़रबंदी कानून के तहत क्या किया है, गिरफ्तार, कि देश की सुरक्षा के लिए जो कानून बने उस कानून के तहत अगर आपने उसे क्या किया है, गिरफ्तार किया है, उसका समय पूरा हो गया और वो रिहा होने वाला है, तो ऐसी स्थिति में नया आदेश जारी करके उसे वापस से क्या बनाया जा सकता है, बंदी बनाया जा सकता है। दूसरा प्रावधान ये है कि अदालत जो है वो निवारक नज़रबंदी जो कानून है
अदालत जो है वो निवारक नज़रबंदी कानून पर अलग अलग क्या करेंगी, विचार। ठीक है, तो ये दो प्रावधान 1984 में इसमें संशोधन करके इसमें जोड़ा गया, इसे और अधिक कठोर बनाया गया। फिर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के बाद में आगे हम बात करें तो एक कानून और बना जो पोटा कानून के तहत आता है, तो उसे पोटा कानून कहते हैं और ये भी आतंकवादी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए बनाया गया। तो प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म, तो आतंकवादी जो गतिविधियां हैं उन गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए कौन सा कानून आया, पोटा कानून आया। पहले ये जो कानून आया था वो पोर्टो कानून था, बाद में इसका नाम क्या हो गया, पोटा कानून हो गया। तो 2001 में आया था और 2002 में पोटा कानून आया और बाद में इसे 2004 में क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। अब वर्तमान समय में अगर निवारक नज़रबंदी कानून की हम बात करें तो इस पोटा कानून के स्थान पर एक दूसरा कानून आया है जिसका नाम है गैर कानूनी गतिविधियां निवारण अध्यादेश। तो पोटा कानून के स्थान पर 2004 में एक नया कानून आया जिसका नाम था गैर कानूनी गतिविधियां निवारण अध्यादेश। ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद पर रोक लगाने के लिए बनाया गया है। तो आज हमने पढ़ा स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा व संस्कृति संबंधी अधिकार। Please subscribe YouTube channel, share and like it.